हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करती हूँ तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों के लिए एक कुछ 2-3 बातें पहले कहना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहली चीज़, आप लोगों का जो नेट का बैच मैंने स्टार्ट करने को कहा था वो 20 तारीख से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और वो यूट्यूब पे ही स्टार्ट होगा। यूट्यूब पे नेट का बैच आपके आगामी अक्टूबर के एग्ज़ाम के हिसाब से जो है वो शुरू होगा। तो आप लोग अपना 28 से अपना रेगुलर जो है वो नेट की क्लासेस के लिए प्रिपेयर करने का शुरू कर दें। और वो बैच जैसे जो मैं कहती हूँ वो मैं चीज़ मैं करती हूँ। तो जो मैं नेट का बैच कह रही हूँ कि भाई यूट्यूब पे चलेगा, इट मीन्स वो यूट्यूब पे ही चलेगा, दैट विल नॉट रन ऑन ऐप, और वो ऐप पर नहीं चल रहा है, ठीक है। मतलब वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बैच है। दूसरी चीज़, जूनियर का बैच जो है भाई मेरा पेड बैच ऑलरेडी चल रहा है, वो अपना ऐप पे चल रहा है। लेकिन अगर कोई जूनियर का बैच भाई ये सोचे कि भाई हम तो जूनियर का बैच नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं खरीदना चाह रहे हैं, तो वो लोग जूनियर के लिए हमारी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लीज़ इतना, आपको थोड़ी सी तकलीफ ये उठानी पड़ेगी कि प्लेलिस्ट खोल कर देखनी पड़ेगी। चैनल पे सारा जूनियर का मटीरियल पड़ा हुआ है, तो आप वो उसमें से देखिएगा तो आपको सारा दिख जाएगा। 9 घंटे की हिस्ट्री भी उसी की ही है वो, ठीक है। तीसरी चीज़, एलटी का बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है सितंबर से। बस ये बातें मुझे कहनी थी, तो मैं आप लोगों के साथ, चलिए अब ये वाला इस बार के आगे एलटी ग्रेड वाला, चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टाइलस कहाँ गया हमारा? स्टाइलस कहाँ गया? चलिए अब स्टाइलस ये नहीं है तो दूसरा ही निकाल लेते हैं। यस, पहला क्वेश्चन है, अ वेल बॉइल्ड आइसिकल फॉर अ वेल ऑयल्ड बाइसिकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, जब ना शुरू के लेटर्स को एक दूसरे में परिवर्तित, मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया जाता है फॉर अ कॉमिक इफेक्ट, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? स्पूनरिज्म। देखिए, स्पूनरिज्म का मतलब होता है कि जब शुरुआती इनिशियल लेटर्स को आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया जाता है only for the sort of for comic purpose, तो उसे क्या कहा जाता है? That is known as spoonerism. Now the next one is Apollonian and Dionysian are the terms given by। सबसे पहले इनके बारे में आपको बताऊं कि ग्रीक जो लिटरेचर में अपोलोनियन और डायनोसियन ये वर्ड्स कहाँ से आए? एक्चुअली अपोलोनियन आया है गॉड अपोलो से, और डायनोसियन आया है डायनोसियस से। ये दोनों ज्यूस के बच्चे हैं। और जो अपोलो है, अपोलो जो है ही इज़ द गॉड ऑफ पोइट्री, गॉड ऑफ सन एंड गॉड ऑफ रीजन, वेयर एज जो डायनोसियस हैं ही इज़ द गॉड ऑफ वाइन एंड ही इज़ ऑल्सो, he can also be the epitome of irrationality। तो दोनों के दोनों अलग हैं, मगर ग्रीक लिटरेचर में इनको अलग नहीं माना गया है। तो इनको दोनों को साथ में लेकर जो कॉन्सेप्ट बताया है वो फ्रेडरिक नीत्शे ने बताया है अपने द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में। अपोलोनियन एंड डायनोसियन जो दोनों ये टर्म्स हैं उन्हें, यानी कि अपोलोनियन स्टैंड्स फॉर रीजन, अपोलो, एंड डायनोसियन स्टैंड्स फॉर इरेशनैलिटी। इन दोनों को उन्होंने अपने वर्क द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में बताया है। और ये इसके लिए कौन जुड़े हुए हैं? दैट इज, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? द फ्रेडरिक नीत्शे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरियलिज्म इज एसोसिएटेड विद। सरियलिज्म एक 20th सेंचुरी मूवमेंट था, अति यथार्थवाद, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को साथ में लेकर बताना कि जो कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल नहीं है। और सरियलिज्म जो है दैट इज एसोसिएटेड विद आंद्रे ब्रेतन। आंद्रे ब्रेतन से ये एसोसिएटेड है। And now the next question is, when one line of poetry runs into the next with no punctuation to show the reading, it becomes the case of। जब एक लाइन बिना पंचुएशन मार्क के दूसरी लाइन में एंटर कर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? That is known as enjambment। enjambment, run over। A deadlock is, डेडलॉक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ में एक बाधा उत्पन्न करती है उसे डेडलॉक कहा जाता है। कि जो बाधा इम्पेडिमेंट्स उत्पन्न करती है, दैट इज नोन इम्पासे। इम्पासे जो है वो वही हुआ, डेडलॉक को ही बोला जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज,
अब बिग गन का मतलब ये ईडियम्स हैं। बिग गन का मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एक बहुत ही रसूखदार व्यक्ति को बोला जाता है बिग गन। एंड द नेक्स्ट वन इज अ ब्लू बुक इज, एक ब्लू बुक किसे कहा जाता है? ब्लू बुक उसे कहा जाता है अ गवर्नमेंट रिपोर्ट, एक ऐसी बुक जो कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट देती है, दैट इज नोन एज ब्लू बुक। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज विच पंचुएशन मार्क इज यूज्ड इन ब्रदर इन लॉ। भाई ब्रदर इन लॉ में ये जो पंचुएशन मार्क है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हाइफन। ये हाइफन जो है, कई बार मैं क्वेश्चंस बहुत सिंपल भी ले लेती हूँ कि जिससे कि भाई सिंपल क्वेश्चन में जो है ज़्यादा गलती करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। द एंटोनिम ऑफ प्री डायलेक्शन इज, प्री डायलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति झुकाव होता है, उसे प्री डायलेक्शन कहा जाता है। तो किसी चीज़ को पसंद करना, किसी चीज़ की तरफ झुकाव, और उसका और एंटोनिम क्या होगा? दैट विल बी एंटीपैथी। किसी चीज़ से वितृष्णा होना, बहुत ही बेकार लगना कोई चीज़, दैट इज नोन एज एंटीपैथी। डन और सेड विदाउट प्रिपरेशन इज नोन एज, कोई भी चीज़ जब हम बिना किसी तैयारी के करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज इम्प्रॉम्प्ट। तो ये है, दैट इज इम्प्रॉम्प्ट। वन हु इन्वॉल्व इन अ कॉन्वर्सेशन इज, जो कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाता है उसे क्या कहते हैं? दैट पर्सन इज नोन एज इंटरलोक्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है? माई फ्रेंड आस्क्ड मी फॉर मनी, सही है। आई कंपेयर्ड माई बिलवड फेस टू द मून, ये भी सही है। आई टुक लीव ऑफ माई बिलवड, ये भी सही है। आई टुक माई बिलवड लीव, ये गलत हो जाता है। आई टुक लीव ऑफ माई बिलवड, ये सही है। माई फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर मी ऑन माई सक्सेस आता है। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ जो कंजंक्शन, सॉरी जो प्रेपोजिशन लगता है वो ऑन होता है। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। प्रशांत इज वाइजर देन ऑनेस्ट। प्रशांत, जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज को कंपेयर करें तो पहली क्वालिटी के पहले लगा दीजिए मोर वाइज, यानी कि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। यू आर ऑर्डर्ड टू बी क्वाइट, अब इसमें ना दो चीज लग रहे हैं, प्लीज बी क्वाइट और बी क्वाइट। अब आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ यू आर ऑर्डर्ड टू लिखा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू में कभी भी प्लीज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बी क्वाइट। बी क्वाइट का भी मतलब है कि किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, चुप रहोगे कि नहीं रहोगे, कि बताया तुमको, लगा कान के नीचे एक। द लेबरर्स कॉल्ड डैश द स्ट्राइक, द लेबरर्स कॉल्ड ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि स्ट्राइक को उन्होंने खत्म कर दिया, दैट इज नोन एज कॉल्ड ऑफ। तो ये आएगा द लेबरर्स कॉल्ड ऑफ, द लेबर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई फ्रेंड लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। जब इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं तो इन्हें जो हम बनाते हैं वो इस तरीके से होता है, My friend likes people to call him sir. My friend likes to be called him sir. My friend likes to call him sir by people. People call him sir. पहली बात my friend likes. अब इसको मैं केवल क्या करते हैं, people वाला हिस्सा छोड़ देंगे। My friend likes to be called him sir. वैसे ये my friend likes him to be called my friend। अब यहाँ पर ये him जो है वो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये होना ये चाहिए था my friend likes to be called sir, लेकिन यहाँ पर my friend likes to be called him sir, ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अगर इसके हम him हटा देंगे तो ये सही रहेगा, my friend likes to be called sir, या आप इसमें none of these लगाएंगे। अब ये तो आयोग पर डिपेंड करता है, अगर इस तरीके क्वेश्चन आ जाए कि वो किसे मानते हैं। वैसे इसमें him सुपरफ्लुअस है, तो मेरे हिसाब से इसमें none of these होना चाहिए। He was an dash who was fond of weird pets. वो एक अजीब सा इंसान है जिसे अजीब से पेट्स पसंद है, तो अजीब से को बोला जाता है एक्सेंट्रिक, एक बहुत ही अजीब किस्म के व्यक्ति को। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ सोनेट। इनमें से कौन सा सोनेट नहीं है? ओज़ोमेंडियस सोनेट है शैले का, ऑन इज ब्लाइंडनेस जो है मिल्टन का सोनेट है, ट्रू लव शेक्सपियर का है, मगर टिंटन एबे जो है वो वर्ड्सवर्थ की ड्रामेटिक लिरिक है, इसीलिए ये सोनेट नहीं है।
हु इंट्रोड्यूस ओटावा रिमा इनटू इंग्लिश। ओटावा रिमा यानी कि 8 लाइन के स्टैंजा को इंग्लिश में कौन लेकर आया था? तो वो लेकर आए थे, याट लेकर आए थे। और क्या बात करें, छोड़िए इसको बात को। हरिंग अलॉन्ग द रोड अ पासिंग बस नॉक्ड हिम डाउन, कि जब कभी इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, हरिंग अलॉन्ग द रोड अ पासिंग बस नॉक्ड हिम डाउन, आप ये देखिए कि ये जो है ये पार्टिसिपल वाला पार्ट है। पार्टिसिपल का जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर दिया होता है। अगर वो सब्जेक्ट उसके साथ मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता तो वो डेंगल्ड पार्टिसिपल माना जाता है। जैसे अब पासिंग बस हरिंग अलॉन्ग द रोड नॉक्ड हिम डाउन, कि भाई एक गुजरती बस बड़ी जल्दी में थी और उसको जो है उसने कुचल दिया, तो ये इसका डेंगल्ड है। अब आप यहाँ पे देखिए हरिंग अलॉन्ग द रोड अ बस दैट वाज पासिंग नॉक्ड बाय हिम, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। Hurrying along the road, he was knocked down by a passing bus. Hurrying along the road, a passing bus was knocked him down. अब यहाँ देखिए, ये अगर ये सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, he was hurrying along the road, knocked down by a passing bus. अब ये he was पूरा, he was hurrying along the road, knocked down by a passing bus, ये बिल्कुल ठीक है। तो इससे ये आएगा hurrying along the road, he was knocked down। तो सब्जेक्ट यहाँ पर hurrying का आया हुआ है, तो इसीलिए ये बी पार्ट इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये डेंगल्ड पार्टिसिपल को सही जो सब्जेक्ट है वो मिल गया है। बाथशिबा इज द हीरोइन ऑफ, बाथशिबा कौन से नॉवल की हीरोइन है? तो दैट इज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये क्वेश्चन आपको इतनी बार करवा दूंगी मैं कि इतने अच्छे से रट जाएगा, बाथशिबा के सिवाय कुछ दिखेगा ही नहीं। Shelley sent an invitation to Keats to come to Pisa in order to live with him, but Keats, Shelley ने कीट्स को बुलाया था कि भाई मेरे पास आ जाओ, इटली में पीसा में आ जाओ, मगर उन्होंने जो है वो ऑफ़र अपनी ख़राब सेहत को देखते हुए ही डिक्लाइन द ऑफ़र, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। Lamb adopted the name of Elia as a pen name for his works. This Elia was an Italian person. ये Elia एक इटालियन पर्सन थे। ये थे कौन? ये साउथ सी हाउस में उनके साथ काम करने वाले एक फेलो क्लर्क थे, जिनका उन्होंने जो उनका नाम था वो अपने पेन नेम की तरह यूज किया था। In which essay does Lamb tell us his goodbye to the East India Company? लैम ने कौन से ऐसे में गुड बाय किया ईस्ट इंडिया कंपनी को? द सुपर एनुएटेड मैन की, जो सुपर एनुएटेड मैन में उन्होंने गुड बाय कर दिया है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। लैम स्पीक्स ऑफ हिज फादर, लैम जो है उनके एसेज जो होते थे वो ऑटोबायोग्राफिकल एसेज होते थे, जिसमें हिज एसेज ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ पैथोस एंड ह्यूमर। तो इसमें उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को विभिन्न नामों से जो है उन्होंने उसमें आते हैं। जैसे उन्होंने अपनी जो बिलवड थी उसे एलिस के नाम से, अपनी जो सिस्टर थी मैरी उसे कज़न ब्रिजिट के नाम से, और अपने फादर को लॉवेल के नाम से उन्होंने जो है वो उसमें बताया है। तो फादर का जो कैरेक्टर आता है वो लॉवेल के नाम से आता है। This poem of Shelley is an unfinished poem. Hazlitt describes it as a new and terrific dance of death. Find it out. Shelley की एक पोएम थी जिसको हैजलिट ने कहा था कि ये टेरिफिक डांस ऑफ डेथ है, और ये अनफिनिश्ड रह गई थी। ये शेले की फिलॉसफी बताती हुई एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी। दैट वाज द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। ये अधूरी पोएम है, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। द अदर टाइटल ऑफ अलास्टर इज, अलास्टर का जो दूसरा टाइटल है, जो सब टाइटल है अलास्टर का, दैट इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। अलास्टर का टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। A Tale of Two Cities is a historical novel. A Tale of Two Cities चार्ल्स डिकेंस का एक हिस्टोरिकल नॉवल है जिसमें लंदन और पेरिस के बारे में बताया गया है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ये इसी का फेमस जो है वो डायलॉग है। और इसमें है मिस प्रॉस अपीयर्स इन दिस नॉवल। इसमें एक बहुत फेमस कैरेक्टर है मिस प्रॉस। ये नॉवल जो है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस था? ये नॉवल इन्फ्लुएंस था फ्रेंच रेवोल्यूशन के, कार्लाइल की लिखी हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये इसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन है। The most important quality of criticism according to Arnold is, आर्नल्ड के हिसाब से क्रिटिसिज्म की क्वालिटी होती है डिसइंटरेस्टेडनेस। इट मीन्स अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होकर चीज़ें देते हैं तो आप कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिटिसाइज़ करने का मतलब जो होता है वो आलोचना करना नहीं होता। क्रिटिसाइज़ करने का मतलब होता है कि क्रिटिक
जो होता है वो राइटर और रीडर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है. व्हाट द राइटर वांट्स टू से दैट इज कन्वेड बाय द क्रिटिक. तो क्रिटिसिज्म जो है तो वो आप अपने जो राइटर के व्यूज़ है आप उसे तभी रीडर तक पहुंचा पाएंगे जब आप जो है उसमें कैसे हो कि आप डिसइंटरेस्टेड हो. तो डिसइंटरेस्टेडनेस. Arnold selects some passage from Homer, Dante, Shakespeare and Milton to prove his method. Which method is it? Arnold ने कुछ passages जो हैं वो जो luminaries थे उनके इकट्ठे करे और उन्होंने उसको नाम दिया टचस्टोन मेथड कि अगर कोई भी रचना उन passages के पैरामीटर्स पर खरी उतरती है तो वो रचना एक अच्छी रचना है, अदरवाइज नहीं है. तो इस मेथड को कहा जाता है टचस्टोन मेथड. Who called 18th century an age of prose and reason? 18th century को age of prose and reason जो कहा है वो मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है ऑगस्टन एज को. Who wrote a verse play The Devil and the Lady, a comedy in 3 acts? ये वर्स प्ले किसने लिखा है? द डेविल एंड द लेडी. ये वर्स प्ले लिखा गया है टेनिसन के द्वारा और टेनिसन जितने अच्छे पोएट थे लोगों का मानना था वो उतने ही खराब ड्रामेटिस्ट थे. तो डेविल एंड द लेडी लिखा गया है टेनिसन के द्वारा. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिम्बकटू इज द एनलार्ज फॉर्म ऑफ द पोएम. टिम्बकटू जो पोएम जब टेनिसन ने लिखी है जिसके लिए उन्हें जब ये जो पोएम है ये पोएम किसका एनलार्ज फॉर्म है? ये पोएम एनलार्ज फॉर्म है आर्मिगडन का जिसके लिए उन्हें चांसलर्स मेडल भी मिला था. तो ये है आर्मिगडन का जो है वो एनलार्ज फॉर्म है. Stephen Smith is a young architect who falls in love with Elfride, the blue-eyed daughter of the vicar. In which novel of Hardy does he appear? ये हार्डी की एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जिसमें उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ के बारे में बताया है और हार्डी खुद एक आर्किटेक्ट थे. तो उन्होंने ये जो स्टीफन स्मिथ और यंग आर्किटेक्ट और ब्लू आइज वाली लड़की के बारे में बताया है दैट इज अ पेयर ऑफ ब्लू आइज. एडवर्ड, लेविनिया, एडवर्ड, पीटर, सीरिया, जूलिया, ये सारे के सारे कौन से प्ले में आते हैं? ये आते हैं कॉकटेल पार्टी, टी.एस. इलियट के प्ले द कॉकटेल पार्टी में. इलियट्स द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू. इलियट की जो वेस्टलैंड है वो किसको डेडिकेट करी गई? वेस्टलैंड जिसे माना जाता है कि ये एक तरीके से एक मॉडर्न एज के बारे में बताती हुई पोएम है. इसमें टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का जो डिसइल्यूजनमेंट है वो दिखाया है और इलियट की जो ये वेस्टलैंड है ये समर्पित करी है उन्होंने अपने मेंटोर एजरा पाउंड को. ये वेस्टलैंड में 5 सेक्शंस हैं और इसमें इन्होंने जो विभिन्न भाषाओं का यूज़ किया है. Which poem was written during the autumn of 1921 in Switzerland and first published in serialized form in Criterion? कौन सी पोएम जो है सीरियलाइज फॉर्म में क्राइटेरियन जो कि एक जर्नल था उन्हीं का टी.एस. इलियट का लिखी गई है? दैट इज द वेस्टलैंड. वेस्टलैंड को लिखा गया है. ओ कृष्णा आई एम मेल्टिंग 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 दिस इज फ्रॉम द पेन ऑफ. ये जो लाइन्स हैं ये इंडिया की जो पोएट हैं कमला दास जिन्हें कहा जाता है द सिल्विया प्लाथ ऑफ इंडिया और जो कन्फेशनल पोएट हैं उनकी उन्होंने लिखा है ओ कृष्णा आई एम मेल्टिंग मेल्टिंग मेल्टिंग. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज अ बेन इज़राइल पोएट इज. बेन इज़राइल पोएट है निसिम एस्किल. निसिम एस्किल जो कि ये माने जाते हैं कि निसिम एस्किल जिन्होंने एक बहुत फेमस जो है वो ऐसे लिखा है नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन. ये पोएट हैं, इनकी थीम रहती है एलिनेशन. ही इज़ द पोएट ऑफ ही इज़ एन अर्बन पोएट. उनकी जो थीम होती है वो अर्बन थीम होती थी और ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री. Which poem of Frost was favorite of Nehru?
Robert Frost, the winner of 4 Pulitzer Prizes, and he was a commendable poet. और उनकी जो पोएम्स थी वो बहुत ही बिल्कुल जो नेचर पोएम्स थी। हालांकि उन्होंने खुद ये कहा है कि मैंने केवल 2 पोएम्स ऐसी लिखी हैं जिनमें ह्यूमन बींग्स नहीं है, तो मैं नेचर पोएट की जगह ह्यूमन पोएट ज़्यादा कहलाना पसंद करूँगा। और उनको होम्समैन फिलासफर भी बोला जाता है। और ये जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो फेवरेट पोएम थी, दैट फेवरेट पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो मतलब जवाहरलाल नेहरू की जो फेवरेट पोएम थी वो थी स्टॉपिंग बाय वुड्स इन द स्नोई इवनिंग। ये थी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई। इतनी प्यारी पोएम है ये, बहुत ही ज़्यादा। And now the next question is, name Frost's first poem which was sold for $15 in 1894 to the New York Independent. Frost की वो पहली पोएम जो उन्होंने $15 में बेची थी, that was My Butterfly and Elegy. Walt Whitman makes a reference of Suez Canal and wire line across the Atlantic. In Walt Whitman, the representative poet of America, he gave a reference to Suez Canal, Atlantic cable, and the railway line in his poem A Passage to India. This poem is basically known for its mysticism, and in this poem he has presented his views on mysticism. तो ये जो पोएम है वॉल्ट विटमैन की, जिसमें इन्होंने स्वेज कनाल और इसके बारे में बताया, दैट इज पैसेज टू इंडिया। डोंट गेट कंफ्यूज विद ए पैसेज टू इंडिया, दैट इज पैसेज टू इंडिया। One of Whitman's poem abounds in spiritual touches and transcendentalism. It is, ये जो मैंने अभी बताया स्पिरिचुअल, ये ए नहीं है, दैट्स पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया, ए भी नहीं है, पैसेज टू इंडिया है केवल। फॉकनर इज मेनली आइडेंटिफाइड विद, फॉकनर जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं और जो एक रीजनल राइटर हैं। आर के नारायण वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉकनर, और वो जाने जाते हैं, उन्होंने जो योकनापाथवा काउंटी है वो तो है ही, इसके अलावा ही इज नोन फॉर द रीजन मिसिसिपी। फॉकनर wrote his first novel सोल्जर्स पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। फॉकनर ने अपनी जो पहला नॉवल लिखा था सोल्जर्स पे, वो उन्होंने लिखा था अपने कंटेम्प्रेरी शेरवुड एंडरसन के उसमें इन्फ्लुएंस में। Hemingway planned to write a trilogy that would comprise The Sea When Young, The Sea When Absent, and the third novel was The Sea in Being. Hemingway एक नॉवल लिखना चाहते थे, एक ट्रायलॉजी लिखना चाहते थे, जिनके जो पार्ट थे वो इसी तरीके से थे, The Sea When Young, The Sea When Absent, and the third novel was The Sea in Being. And now the next question is, Faulkner got the job of postmaster of the university post office. Why did he leave the job? अरे बेचारे ने छोड़ी नहीं थी जॉब. He was forced to resign the job. उन्हें तो जॉब से रिजाइन करवाया गया था. What does T.S. Eliot find in Christianity? T.S. Eliot कन्वर्टेड इज रिलीजन, और टी.एस. इलियट का कहा जाता है कि उन्हें टी.एस. इलियट को क्रिश्चियनिटी में क्या जो है उनको जो है सपोर्ट मिला, तो वो था दैट इज स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड लेट मी चेक स्पिरिचुअल सपोर्ट। ये स्पिरिचुअल सपोर्ट ही है इसका, मुझे लग रहा था कुछ और भी हो सकता है, स्पिरिचुअल सपोर्ट ही है। And now the next question is the popular nursery rhyme which is mentioned at the end of the wasteland. देखिए वेस्टलैंड के एंड में एक नर्सरी राइम ली गई है, और वो नर्सरी राइम कौन सी है? दैट इज लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, ये जो नर्सरी राइम है ये ली गई है आपकी इसमें द वेस्टलैंड में। And the last question is, the charge of the Light Brigade describes the Crimean War. The name of the poet is.
चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड लिखी है टेनिसन ने, जिसमें उन्होंने क्रीमियन वॉर के बारे में बताया है कि कैनन टू द राइट, कैनन टू द लेफ्ट, ये क्रीमियन वॉर के बारे में बताया गया है। तो ये इसके राइटर हैं टेनिसन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, बाकी का करते हैं कल मिलते हैं। कल जो है आप लोगों का एक सेशन और लूँगी, फिर उसके बाद तो एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।